देखिए जस्ट अभी रिलायंस के रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं, तो मैं इससे 2-3 मिनट में बस डिस्कशन उसका कंप्लीट कर लें। रिलायंस के रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, कल पे मार्केट का उसका बिहेवियर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलायंस के रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वो 2-3 चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। एडिशनली HCL टेक के भी रिजल्ट पब्लिश हुए, तो 1-2 मिनट उसको भी देख लेंगे, क्योंकि क्या है कि आईटी कंपनी के रिजल्ट्स उससे क्या ट्रेंड क्लियर हो जाएंगे ना, कि आगे ही चल के क्या, क्योंकि आईटी कंपनीज बड़े बहुत थे, राइट। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। रिलायंस के रिजल्ट्स थोड़ी देर पहले इन्होंने पब्लिश करे हैं, रफली 7 o'clock के आसपास, 7:30 आपको ये वीडियो मिल रही है। तो कंसोलिडेटेड नाउ, बहुत लोग को ये स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में कंफ्यूजन होता है। सिंपल से ये समझिए, स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ एक कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, और कंसोलिडेटेड मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बहुत सारी सब्सिडरी है, रिलायंस ट्रेंड्स लिमिटेड, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस ये, रिलायंस वो, ऐसे 200-400 सब्सिडरीज हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो वो सबका कॉम्बाइंड बिजनेस का कितना बिजनेस हुआ, बिकॉज क्या होता है कि आपको हर बिजनेस करने के लिए अलग अलग लाइसेंस वगैरह की जरूरत होती है। तो लोग क्या करते हैं, सेपरेट कंपनी बना के वो सब करते हैं, प्लस टैक्स बेनिफिशियल भी वो होता है। पहले इंडिया में क्या था ना, पहले इंडिया में आपके स्टैंड लोन पे ही कैलकुलेट किया जाता था रिजल्ट्स को, और निफ्टी के पीई भी उसी पे कैलकुलेट होती थी। लेकिन 2021 से निफ्टी ने कंसोलिडेटेड मॉडल में चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे कंपनीज मैक्सिमम ना बहुत डाइवर्सिफाइड हो गई थी, तो उससे क्या रियल पिक्चर नहीं निकल के आ रहा था, राइट। जैसे अगर आप देखेंगे तो रिलायंस का जियो एक बहुत बड़ा पोर्शन है, ट्रेंड्स वगैरह जो रिटेल है इनका वो बहुत बड़ा पोर्शन है, बट वो ना इनके दिखता नहीं था नंबर्स में पहले, अब दिखने लगा है। इसीलिए पहले क्या, तो एक समय पे निफ्टी की पी 40-45 तक भी गई हुई है, आज वो 25-26 पे है, और हम कह रहे हैं बहुत हाई वैल्यूएशन है, राइट, जबकि 40 पीक रहा है। तो वो क्यों डिफरेंस है, क्योंकि वो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड का डिफरेंस है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं है। ईयर लास्ट ईयर से चेंज करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं है। लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, 1,000 करोड़ का रेवेन्यू में नेट ग्रोथ आया है। लास्ट क्वार्टर से लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो, और करंट क्वार्टर से कंपेयर करें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है, टोटल एक्सपेंस सिमिलर लेवल पे है, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपके उतना ही ऑलमोस्ट लेवल पे है। तो अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा बढ़ के आया है, अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो। अगर रिजल्ट अच्छे दिखाने होंगे तो लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करके बोल दिया जाएगा कि 10% प्रॉफिट ग्रोथ है, बट लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ में डिक्लाइन है, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट में आपको इंक्रीज दिख भी रहा है, ये मेनली चेंजेस इन इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट के कारण है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्वीक इन्होंने किया है, जिससे 1,000-1,200 करोड़ का डिफरेंस आ गया है। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि क्रूड का प्राइसेस इस बार कम चल रहा था, तो उसके कारण इनका कॉस्ट थोड़ा सा कम लगा है। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी वाइज रिजल्ट दिखाना होगा इनको, तो रेवेन्यू की बातें नहीं करेंगे, बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज इज 10%। और अगर रिजल्ट खराब दिखाना होगा तो फिर तब ये लोग जेन्युइन बातें करेंगे ना। ये जो रिजल्ट आया, क्या ये स्टॉक में फैक्टर्ड है? तो अगर आप नोटिस करेंगे तो लास्ट 10 दिन में ही ये ऑलमोस्ट 3100 के पास से ये गिर के 800 के पास बैठा हुआ है। तो 10% करेक्शन ये दे चुका है, क्योंकि इसने अर्निंग्स ग्रोथ नहीं दी है। अब मुझे बस एक ही डाउट होता है कि टीसीएस का रिजल्ट आया, अर्निंग्स ग्रोथ नहीं, नाम के बराबर, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं थी, अर्निंग्स में आपके सॉरी रेवेन्यू में थोड़ा सा 2-3% का इंक्रीज था, इनका भी वही हाल है, रेवेन्यू 1-2% इंक्रीज किया है, प्रॉफिटेबिलिटी कुछ इंक्रीज नहीं किया है। अब टेक्निकली देखें तो स्टॉक गिरा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चलो स्टॉक फैक्टर करके चल रहा है, बट ये आप मान के रखिए कि ओवरऑल मार्केट में जब हमारी ये टॉप कंपनीज का रेवेन्यू इंक्रीज करने में दिक्कत आ रही है, तो कहाँ से पता नहीं कौन इतना बड़ा बुलिश भयंकर होके बैठा हुआ है, जिसको लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। देखिए मैं खुद मानता हूं कि टेक्निकल्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे बेस बना रहा है 25,000 से 27 शूट कर जाए, बट फंडामेंटल्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स ये बता रहे हैं कि बिजनेस में ग्रोथ नहीं है। अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं है तो आप कहां से करिएगा? कोई बात नहीं, सेगमेंट रेवेन्यू पे चलते हैं, ये सब छोड़ते हैं, ठीक है। सेगमेंट रेवेन्यू में अगर देखेंगे तो ऑयल टू केमिकल, ऑयल टू गैस में ऑलमोस्ट रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी है। रिटेल थोड़ा सा बढ़ के आया है, डिजिटल सर्विसेज में ही मेन जो ग्रोथ है वो ग्रोथ है। तो बेसिकली रिलायंस जियो का जो इन लोगों ने प्राइसिंग इंक्रीज किया था,
राइट, उसका बेनिफिट यहाँ पे दिख रहा है, एंड वही बेनिफिट जो यहाँ पे दिख रहा है उसी का रिजल्ट है कि थोड़ा सा रेवेन्यू इनका बढ़ के आया, नहीं तो वो भी नहीं बढ़ा होता। बाकी सब बिजनेस में उतना बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ कुछ नहीं है। रिटेल 600 करोड़ के आसपास बढ़ा है, बाकी जो भी 3000 करोड़ का इंक्रीज है या 2500 करोड़ का इंक्रीज मेनली बिकॉज ऑफ डिजिटल सर्विसेज है, एंड बाकी हर जगह तो कम हुआ है, अदर्स एंड ऑयल टू केमिकल सब में कम हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर हम देखें तो डिजिटल सर्विसेज में 38,000 करोड़ में 16,000 करोड़, मतलब 50% मार्जिन वाला बिजनेस है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी जो मेंटेन हुई है ना, वो मेनली डिजिटल सर्विसेज के कारण ही है। तो रिलायंस जियो तीनों बेटों में से जिसके पास आएगा उसको चांदी रहेगी, बाकी सब तो रोएंगे बैठ के, क्योंकि वो 10% प्रॉफिट वाला बिजनेस कर रहे होंगे, और जिसके हाथ में जियो आएगा वो बेटा 50% वाले बिजनेस में रहेगा। तो आप लोग बताइए कि जियो जा किसके हाथ में रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जियो किस बेटे को ये लोग देंगे। ठीक है, और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो यस, ईबीआईटी लेवल पे भी डिजिटल सर्विसेज में प्रॉफिट अच्छा खासा है, अगर 1000 करोड़ वहीं पे प्रॉफिट बढ़ा है, तो जो भी प्रॉफिट के इंक्रीज वगैरह है सब वहीं पे है। तो रिजल्ट देख के सैड रिजल्ट ही कहेंगे। स्टॉक चूंकि 10% गिरा हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ खराब एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बट ओवरऑल फंडामेंटल जस्टिफाइड नहीं होते हैं। HCL टेक का एक बार देख लेते हैं। HCL टेक का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट एक बार देखिए, तो रेवेन्यू इंक्रीज 1% के आसपास, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 10% के आसपास, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई ग्रोथ नहीं, 10% ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0% ग्रोथ, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 10% ग्रोथ। तो लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 10% ग्रोथ है इसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में। एंड अगर करंट लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे HCL टेक का, तो रिजल्ट और रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में ग्रोथ ना के बराबर है। मेरे हिसाब से IT कंपनीज के रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखने चाहिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं उसमें सीजनैलिटी का इम्पैक्ट नहीं होता है। रिलायंस में वही चीज़ सीजनैलिटी का इम्पैक्ट होता है। जियो तो छोड़ दीजिए, तो बाकी ऑयल एंड गैस एंड इनका रिटेल सर्विसेज पूरा सीजन डिपेंडेंट होता है। वेर एज IT कंपनी में क्या होता है, 2-2 साल 4-4 साल के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो उनमें ईयर ऑन ईयर देखना सही नहीं होगा, इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना सही होगा। हाउएवर जिसको अच्छा रिजल्ट दिखाना होगा वो आपको ईयर ऑन ईयर दिखाएगा, जिसको खराब दिखाना होगा वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाएगा। मैंने दोनों का बोल दिया। मेरे हिसाब से फंडा जो टेक्निकल्स के हिसाब से ये जो लेवल्स इतने ऊपर हैं ये सब स्टॉक्स के, फंडामेंटल्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। अब ये लोग कितना दिन तक इस तरीके से रहेंगे मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगेन मैं रीट्रेट कर दूं, रिलायंस में लेवल्स आप क्या ध्यान रखना चाहिए आपको। रिलायंस में मेरे हिसाब से आपको लेवल यही ध्यान रखना चाहिए कि जब तक 2800 होल्ड किया हुआ है कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2800 भी टूटेगा तो पोजिशनली काफ़ी लोगों के SL जाएंगे, वो ध्यान देने वाला रहेगा। और IT कंपनीज तो पता नहीं क्यों ऊपर है, वो 12 वर्स्ट इज ओवर बोल के करते हैं, बट उनके रिजल्ट में वर्स्ट इज ओवर जैसा कुछ दिखता तो है नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।